हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी आईएएस में आपका स्वागत है। तो हम मीडियल हिस्ट्री कर रहे हैं अभी। तो उसमें अभी 12 पार्ट 2 कर रहे हैं। तो इसमें याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ से यूपीएससी ने लगभग 15 साल में 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा है। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि हम जब यूआई की प्रोग्राम कराएंगे तो उसमें आपके एनसीईआरटी के ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की पीडीएफ आपको मिलेगी, जिसमें से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि आप वो चैप्टर का पूरा रिवाइज कर सको। दूसरी बात, आपको पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इनकी सभी क्लासेज मिलेगी। साइंस के इंपॉर्टेंट चैप्टर, एनवायरमेंट, इकोलॉजी इनके इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लासेज मिलेगी। साथ में आपको पीडीएफ मिलेगी जैसे इंपॉर्टेंट बुक है उनकी सबकी, ठीक है। ताकि आपको, देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो यही कोर्स का फ़ायदा होता है कि आप अब मार्केट से 10 बुक तो नहीं खरीद सकते, पर मैं आपके लिए ख़रीद के आपको वो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो उन सबका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरी बात, आपको आपकी बात तैयारी में ये है कि आपको पीवाईक्यू पावरिंग जो आपको ट्रिक और कैसे पेपर सोल्व करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो नॉलेज जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी वो है कि आप इस पेपर को क्रैक करने के तरीके भी जानें। तो ये दोनों चीज़ आपकी बात साथ में रहेगी, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये एग्ज़ाम, ये प्रोग्राम। और ये 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक रहा है इसका टाइम पीरियड। मैं पहले बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। विजयनगर अथवा विजय का शहर, सोचो नाम ही है विजय का शहर, विजयनगर। एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम है। साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई। अपने चरमोत्कर्ष उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सदूर दक्षिण तक फैला हुआ है। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लुटा कर बाद में उजड़ गया। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह से विनिष्ट हो गया था, पर फिर भी कृष्णा तुगबदा दोआब क्षेत्र के निवासी की स्मृति में जीवित रहा। उन्होंने इसी से हम्पी नाम को याद रखा। इसी नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय माता देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। इन मौखिक परंपरा के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य नमूने, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। हम्पी की खोज। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। ये मान के चलो कि पूछ सकता है कि भाई विजयनगर साम्राज्य किसने खोजा, तो थोड़ा याद रखना। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, इसने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उसके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारी विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी की पूजा स्थल की पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। कालांतर में 1856 ईस्वी से छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने से आरंभ किया, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों की इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। इससे शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों को विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। अब यहाँ पे कॉलिन मैकेंजी है। मैकेंजी और उनके सहायक या चित्रकार थॉमस हिक के द्वारा बनाए गए तेल चित्र के किसी अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाए गए प्रतिरूप है। ये लगभग 1825 का है और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन इंडियन एंड आयरलैंड के संकलन में संबंध है। मैकेंजी के बाई और दूरबीन था में उनको चपरासी, सिन्हाजी और दाई और उनके ब्राह्मण सहायक है। एक जैन पंडित दाई और उनके पीछे तेलुगु ब्राह्मण काविलेरी वेंतर नीचे में यहाँ है। और देखिए ये कोई मतलब नहीं है, बस इतना याद रखना कि इसने खोजा था बस। 1754 ईस्वी में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हासिल की। 1815 में उन्होंने भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन, ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। वे कहते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो इस समय भी बाद जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, को अब भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानून तथा रीति रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। ये भी कोई काम का नहीं है, ये चीज़ याद रखना। कर्नाटक साम्राज्यम
जहाँ इतिहास का विजयनगर साम्राज्य शब्द प्रयोग करते हैं वहीं समकालीन लोगों ने कर्नाटक साम्राज्य की संज्ञा दी है, कोई मतलब नहीं, छोड़ो। राय, नायक तथा सुल्तान। परंपरा व अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। ये यूपीएससी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा। अब देखो मैं बता रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें। पहला क्वेश्चन देखना कितने क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं से अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। अपने उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, उर्वर नदी घाटी तथा लाभकारी विदेश व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्कों से विचार का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। विजयनगर के शासकों ने अवधारणा और भवन निर्माण की तकनीकों का ग्रहण किया, जिन्हें उन्हें आगे और विकसित किया। इस साम्राज्य कई भागों में पहले शक्तिशाली राज्य जैसे तमिलनाडु में चोल और कर्नाटक में होयसलों के राज्यों का विकास देखा था। इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिर जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा बेलूर के चन्नकेशव मंदिर की संरक्षण प्रदान किया। विजयनगर के शासकों जो अपने आप को राय कहते थे ने उन परंपरा को आगे बढ़ाया, जैसे कि हम देखेंगे उन्हें नई ऊंचाइयों तक कैसे पहुँचाया। अब देखिए मंदिर है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम अर्थात प्रवेश द्वार है, ये चीज़ याद रखना। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है। हाथी घोड़े लोग। गजपति के साप्ताहिक अर्थ हाथियों का स्वामी होता है। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा की शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपरा में दक्कन के सुल्तानों के अश्वपति या घोड़े के स्वामी तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई है। शासक और व्यापारी। क्योंकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। ये व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारिक स्थानीय समूह, जिन्हें कुदरई, चेट्टी अथवा घोड़े व्यापारी कहा जाता था, भी इन्हें विनिमयों में भाग लेते थे। 1498 ईस्वी में कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए। ये पुर्तगाली थे जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारी तक सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूक के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। विजयनगर भी मसालों, वस्तु तथा रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता है। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्नों आभूषणों की। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। राजा व्यापारी। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय, शासनकाल 1509 से 29, याद रखना। यूपीएससी ने इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा। 2019 का क्वेश्चन देखना, 2021 का। उसमें एक स्टेटमेंट है कि वास्को डी गामा जब आया था तब कौन शासनकाल में था, ऐसा था एक स्टेटमेंट। ये शासनकाल के विषय में अमुत्य मूल्यद नामक तेलुगु भाषा में एक कृति लिखी है। व्यापारियों के विषय में उसने लिखा है, एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़ों, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं को खुले तौर पर आयात किया जा सके। अब ये याद रखना क्या क्या आयात किया जा रहा है यहाँ से। उसे प्रबंध करना चाहिए कि उन विदेशी नाविकों जिन्हें तूफानों, बीमारी, थकान के कारण उनके देश में उतरना पड़ता है, कि भली भांति देखभाल की जा सके। सुदूर देशों के व्यापारी जो हाथियों और अच्छे घोड़ों को आयात करते हैं को रोज बैठक में बुलाकर तोहफे देकर उनको उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर अपने साथ संबंध करना चाहिए। ऐसा करने से वस्तु कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुँचेगी। राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। राजनीति में सत्ता के दावेदार में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। पहले राजवंश, जो संगम वंश कहलाता था, ने 1485 तक नियंत्रण रखा। उन्हें सुलुओं ने उखाड़ फेंका, जो सैनिक कमांडर थे, और 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुओं ने उनका स्थान लिया। कृष्णदेव राय तुलुव वंश से संबंध था, थोड़ा ये चीज़ याद रखना। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। इस काल में तुर्कबंधा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र रायचू दोआब हासिल किया गया 1512 में। उड़ीसा के शासकों को दमन किया गया 1514 में तथा बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह से पराजित किया गया 1520 में। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थिति में फला फूला। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव को ही जाता है। उसने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की थी। विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय तथा उसके बाद तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होती है। कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। उसके उत्तराधिकारी को विरोधी नायकों या सेनापतियों से चुनौती सामना करना पड़ा। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश आर्यविदों के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों, साथ ही दक्कन सल्तनत के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं चलते समीकरण बदलते रहे। अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणित हुई। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षस की टांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, कि युद्ध में उत्तरी से जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकोंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली।
विजयसेना ने विजयनगर शहर पर दावा बोल से लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य के केंद्र पूर्वी की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराविद राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी तिरुपति के समीप से शासन किया। तिरुपति याद रखना आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण भारत लगभग 14 से 18वीं शताब्दी। अब ये इंपॉर्टेंट है, मैप तो मैं पहले बता दिया था, हिस्ट्री के ज्योग्राफिक मैप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो बीदर, गोलकुंडा, वारंगल, गुलबर्गा, ये भीमा नदी याद रखना, ये कृष्णा नदी है, ये बीजापुर है, ठीक है। देखो हैदराबाद जो इसे तुंगभद्रा नदी। और यार यही पूछा था कि किस नदी, 2019 में क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य किस नदी किनारे बसा है। ये गोवा भटकल का किला याद करो, याद रखना। केरी, चित्रदुर्ग, पेन्नार, ये पेन्ना नदी है। मछलीपट्टनम, चंद्रगिरी, कोलार, सोने की खादानें। बसरूल, मंगलोर, कन्नौर मैंने बताया था, ये उधर कर्नाटक में। मैसूर, कालीकट, कोचीन, केवलोन, तिरुवल्ली, रामनाथपुरम, वेगे नदी याद रखना। मदुरई इसी पे बसा हुआ है। कावेरी, तंजावुर, चिदम्बरम, कांचीपुरम, जिंजी, मेलावर। तो ये चीज़ें याद रखना। यवन संस्कृत भाषा शब्द जिसका प्रयोग यूनानी तथा उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता है। हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थी, फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा अपरिहार्य रूप से सत्तापूर्ण नहीं रहते थे। उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने सल्तनत में सत्ता के कई दावेदारों को समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया। इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। वास्तव विजयनगर शासक और सल्तनतें दोनों एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने के इच्छुक थे। यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु सुल्तान एक हो गए। उन्होंने इस निर्णायक रूप से पराजित किया। राय तथा नायक साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वाले में सेना प्रमुख होते थे, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रित रखते थे और जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे और कई बार बचने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते हैं और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासन की प्रभु सत्ता के आगे समर्पण किया, पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से वश में किया जाता था। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी, ये थोड़ा याद रखना। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से भी लिए गए थे। याद रखना, यूपीएससी इस टाइप क्वेश्चन भी पूछा है। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्प कर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। वे राजस्व को कुछ भाग व्यक्तिगत उपभोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख देते थे। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरी दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए भी खर्च किया जाता था। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपने स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राज के दरबार में उपहारों के साथ समय उपस्थित हुआ करते थे। राजा कभी कभी उनके एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था, पर 17वीं शताब्दी में उनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इस कारण केंद्रीय राज के ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा। याद रखना, मुगलों का भी पतन का यही कारण था और इनमें भी यही रहा। अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द समर से हुआ है, जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। ये फारसी शब्द अमीर से मिलता जुलता, जिसका अर्थ है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। ये विजयनगर का नक्शा है, ये वाला तुंगभद्रा नदी। ये पेज ने 2019 में यही क्वेश्चन पूछा, ये चीज़ याद रखना, बहुत याद रखना। शहर के विषय में खोज। विजयनगर की राजा तथा उनके नायकों के बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं, जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों को उल्लेख तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की और इसके बारे में लिखा है। इनमें सबसे उल्लेखनीय वृत्तांत निकले दे कांटो नामक इतालवी व्यापारी। याद रखना, मैंने बोला था ट्रेवलर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब्दुल रजा नामक फ़रस के राजा का दूत। अफनासी निक्तर नामक रूस का एक व्यापारी, जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की थी। और दुआर्ते बरबोसा, डोमिनिक पे तथा पुर्तगाली फानिजो नूनी, जो सभी 16वीं शताब्दी में आए थे। ये चीज़ याद रखना। एक बार इधर आओ। विजयनगर राजधानी तथा उसके प्रदेश। अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं। अधिकांश राजधानी की तरह यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली से अभिलक्षित थी। विशाल फैलावा शहर ये डोमिंगो पेज द्वारा लिखे गए विजयनगर शहर के वर्णन से लिया गया एक उदाहरण है। इस शहर का परिमाप में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता, पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ से मैं इसका एक बड़ा भाग देख पाया। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वहाँ से मैंने जब देखा, मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ और आग देखने में अत्यंत सुंदर है।
इसमें पेड़ों के उपवन है, आवासों के बीच बगीचे तथा पानी कई नालियाँ जिसमें आती है तथा कई स्थानों पर झीलें हैं तथा राजा के महल के समीप खजूर के पेड़ों का बगीचा तथा अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष भी थे। हौजों जलाशयों का निर्माण किस प्रकार होता था? कृष्णदेव राय द्वारा बनाए गए जलाशय के विषय में पेश लिखता है। राजा ने जलाशय बनवाया 2 पहाड़ियों के मुख्य विवर पर, जिसने दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाला सारा जल वहाँ इकट्ठा हो। इसके अलावा 9 मील लगभग 15 किलोमीटर से अधिक दूरी की पाइपों से आता है, जो भारी श्रृंखला निचले हिस्से के साथ साथ बनाए गए थे। यह जल एक झील से लाया जाता था, जो छलकाव से खुद एक छोटी नदी में मिलती थी। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ बने हैं, जिन पर खूबसूरती से चित्र करे गए हैं। ऊपरी भाग में कुछ पाइपों से जुड़े हुए हैं, जिनमें से अपने बगीचे तथा धान के खेतों की सिंचाई के लिए पानी लाते हैं। इस जलाशय को बनाने के लिए इस राजा ने पूरी पहाड़ी को तोड़वा दिया। जलाशय में इतने लोगों को कार्य करते देखा कि वहाँ 15 से 20 हज़ार आदमी ईटियों की तरह है। रांची केंद्र को जाती है कृत्रिम जल प्रणाली, यही यूपीएससी 2023 में पूछा था। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया जहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। जल संपदा। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा यह निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यही नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है। आसपास भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ी से परिपूर्ण है, जो शहर के चारों ओर की खरीदनी का निर्माण करती से प्रतीत होती है। इन पहाड़ियों की जल धाराएं आकर नदी से मिलती है। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। चूँकि ये प्रायद्वीप को सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, इसलिए पानी के संचयन को शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता है, बल्कि उसे एक नहर के माध्यम से राज्य के केंद्र तक भी ले जाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया नहर को आज भी भग्नावशेषों के बीच देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्रों को अलग करने वाले घाटी को संचित करने में प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। तो याद रखना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2023 में। किलेबंदी तथा सड़कें। इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नजर डालते हैं, जिनमें से उन्हें घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट या कोझिकोड भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों को 7 पंक्तियों को उल्लेख किया है। इनसे न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे भारी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। ये विशाल राजगीरी संरचना थोड़ी सी शुंडाकार भी थी। गारे जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु के निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े फनाकार थे, जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। दीवारों के अंदर बाग की मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। इस किलेबंदी का सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों का भी घेरा गया था। अब्दुल रज्जाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुटे हुए खेत, बगीचे तथा आवास है। और पेश कहता है कि इस पहले परिधि से शहर में प्रवेश करने तक दूरी बहुत है। जिसमें खेत है वहाँ धान उगाते हैं और कई उद्यान है और बहुत जल जो 2 जिलों से लाया जाता है। इन कथनों की आज के पुरातत्व द्वारा पुष्टि की गई है, जिन्होंने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाली। यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सिंचाई गया था, जिसे तुंगभद्रा से जल लाया जाता है। किलेबंदी दीवार में बना एक प्रवेश द्वार है, ये याद रखना। गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार। आपके विचार में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर संपरण के लिए बाध्य करना होता था। ये घेराबंदी कई महीनों और यहाँ तक कि कई वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अनागारों का निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया। स्वाभाविक बात है, पूरा राज्य का किलेबंदी करना बहुत मुश्किल है ना। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी थी हुई थी और तीसरी शासकीय केंद्र को। सोचो यहाँ पे देखो रणनीति खतरनाक। पहले बाहर के इलाके किलेबंदी, फिर ये नगर का, फिर मेन किले का, जिससे महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। दूर के प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे, जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य नमूने थे, जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वे अपने नियंत्रित करते थे। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा परिवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक, हिंदी इस्लामिक कहते हैं, क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ था। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर के वहाँ से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया। इनकी पहचान प्रवेश द्वार से होकर जाने वाले रास्तों का अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोजे से भी की गई। सड़कें सामान्यतः ऊपरी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी और उनके दोनों ओर बाजार थे।
शहर केंद्रों की ओर जाने वाली सड़कों पर चले तो सामान्यतः लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य हैं। पुरातत्वविदों ने कुछ स्थानों, जिसमें शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है, में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई और उनका सुझाव है कि हो सकता है कि इन स्थानों में अमीर व्यापारी रहते हों। यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। यहाँ स्थित मकबरों और मस्जिदों के विशिष्ट कार्य फिर भी इनके स्थापत्य हमें भी मिले मंदिरों के मंडपों में स्थापत्य से मिलता जुलता है। उत्खनित पटरी का एक भाग है ये। चीनी मिट्टी बटन के टुकड़े हैं ये। विजयनगर में एक मस्जिद भी थी, सोचो। तो यहाँ पे उससे पता लगता है कि टॉलरेंस पावर था। सामान्यतः लोगों के आवास में जो अब अस्तित्व में नहीं है का 16वीं शताब्दी के पुर्तगाली यात्री बरबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करते हैं। लोगों के अन्य आवास छप्पर के फिर भी सुदृढ़ है और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों पर लंबे गलियों में सुव्यवस्थित है। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे, जो विविध प्रकार के संप्रदाय जो संभवतः विभिन्न समुदाय द्वारा संरक्षित थे के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। सर्वेक्षणों से यह भी इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी, जलाशय और साथ ही मंदिरों जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संख्या दी गई है, पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे। स्पष्ट मंदिर संप्रदाय को प्रेक्षक देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था, जो इन देव स्थल में प्रतिष्ठित देव देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। लगभग 30 संरचनाओं को पहचान महल के रूप में की गई। ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं जो अनुष्ठानिक रूप से संबंध नहीं होती थी। इन संरचनाओं तथा मंदिर के बीच एक अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगीर से निर्मित थी, जबकि धर्मेतर भवनों की अधिरचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। अब ये कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। विजय का एक भवन, सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा, जिसे पेश संयुक्त रूप से विजय का भवन की संज्ञा देते के विषय में लिखता है। इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक 2 मंच है। सुंदरता से चित्रित ऊपरी मंच पर इस विजय भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है, जहाँ मूर्ति के एक पूजा स्थल है और एक अन्य बीच में एक चबूतरा रखा हुआ, जिस पर राजा का सिंहासन खड़ा हुआ है। मुकुट तथा राज के महानवमी डिब्बा यही है। यहाँ पे उत्कर्णी चित्र है उस पर। महानवमी डिब्बा इससे भी कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामांकन भवनों के आकार और साथ ही इनके कार्य के आधार पर किया गया। राजा का भवन नामक संरचना अंतर क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला। इसके 2 सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा कहा जाता है। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है और इनके बीच में गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है, जिसमें पास और नीचे दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल है जो इन स्तंभों पर टिकी थी तथा जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। स्तंभों के दूसरे से बहुत पास होने से बहुत कम खुला स्तंभ बचता होगा, इसलिए स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित है महानवमी डिब्बा के विशाल के मंच, जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक ले जाता है। ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधार उभादार उत्कीर्ण से पड़ा है। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्यौहार जैसे दशहरा, उत्तर भारत में दुर्गा पूजा, बंगाल में तथा नवरात्रि, महानवमी प्रायद्वीपीय भारत में नामों से जाना जाता है। कि महानवमी शब्द अर्थात महानवमी दिवस के अवसर पर स्थापित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज्य के प्रदर्शन करते थे। कमल महल का एक खड़ा रेखा चित्र है। ये खड़ी रेखा चित्र किसी वस्तु तथा संरचना को दो अवलोकन करता है। या में उन अभिलक्षणों के विषय में जानकारी देता है जो एक छाया चित्र में नहीं देखे जा सकते। मेरा वो ध्यान से देखिए। संभवतः इंडो इस्लामी शैली तकनीक से प्रभावित थे। कोई मतलब नहीं है, छोड़ो। कमल महल की मेहराब यार को दिल्ली में जो था महरौली स्तंभ, उसमें भी था। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों से मूर्ति पूजा, राज्य के अवसर की पूजा, बेसों तथा अन्य दानों की बलि सम्मिलित थी। नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा। अब देखो ये 2021 21 का क्वेश्चन है, तो उसमें बोला गया था कि क्या महिलाएं वहाँ क्या क्या करती थी। कुश्ती खेलना, ये सब चीज़ें याद रखना। नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा, साज लगे घोड़ों, हाथी तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा, साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्योहारों के अंतिम दिन राजा अपनी कथा अपने नायकों के सैनिकों को खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे। क्या महानवमी डिब्बा जो आज स्थिति में वहीं इस विस्तृत अनुष्ठान के केंद्र था। विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर
का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों तो बड़ी संख्या में जानवरों की शोभायात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। रांची के अंदर में स्थित कई और संरचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ है। रांची के अंदर में स्थित अन्य भवन, रांची के अंदर सबसे सुंदर भवनों में एक लोटस कमल महल है, जिसका नामकरण 19 शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं कि यह भवन किस कार्य के लिए बना था। कमल महल का एक तस्वीर है। हाथी अस्तबल का खड़ा रेखा चित्र, हाथी अस्तबल नक्शा। एक सुझाव जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है, यह है कि ये परिचित सदन था जहाँ राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय को हजार राम मंदिर कहा जाता है। हजार राम मंदिर मूर्ति कला, ये चीज़ याद रखना। ये देखो हजार राम मंदिर। मंदिर के पास सभा मंडप का आंतरिक भाग, मेहराबों को ध्यान से देखिए। ये देखो मेहराब। संभवतः इसका प्रयोग देवल राजा और उनके परिवार द्वारा किया जाता था। बीच के देव स्थल की मूर्तियाँ अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाई गई पटल मूर्तियाँ सुरक्षित। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवार पर रामायण से लेकर कुछ दृश्यांश सम्मिलित है। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की संरचनाएं विनिष्ट हो गई थी, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इनमें से आज भी कई भवन अस्तित्व में हैं। धार्मिक केंद्र, राजधानी का चयन। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये पहाड़ियाँ रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव की वानर राज्य की रक्षा करती थी। ये चीज़ याद रखना। इसीलिए है ना, अब देखो बीजेपी है हिंदुत्व को, इन सारी चीज़ों को, इसलिए विजयनगर साम्राज्य ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अन्य मान्यता के अनुसार स्थानीय माता देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो राज्य के संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं। तो ये भी याद रखना। जो विवाह के लिए तब किया था। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इन पहाड़ों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। दूसरे शब्दों में कई क्षेत्र धार्मिक मान्यताओं से संबंध था। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण की लंबा इतिहास रहा, जो पल्लव, चालुक्य, होयसल तथा चौल वंशों तक जाता है। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। अक्सर देवताओं को व्यक्त अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्र के रूप में भी कार्य करते हैं। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि अन्य संपदा दान में देते थे। अतः मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिर का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम थे। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहाँ विरूपाक्ष तथा पंपा देवी मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरत राणा का प्रयोग भी करते थे। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ राजा का संस्कृत अनुवाद, और शाब्दिक रूप से इसका अर्थ था हिंदू सुल्तान। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपरा को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उनमें आगे विकसित किया। अब राजकीय प्रतिकृति मूर्तियाँ मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी और राजा के मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उसके साथ जाते थे। आकाश से लेके विरूपाक्ष मंदिर का दृश्य है, ये चीज़ याद रखना। अब विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा है। यहाँ जलाशय भी है, देवालय जहाँ मेन देवता का स्थल होता है। अधिकार वर्गाकार संरचना एक देवस्थल है। दो प्रमुख प्रवेश द्वारों काले रंग से भरा गया है, ये वाला। प्रत्येक छोटा बिंदु एक स्तंभ को दर्शाता है। वर्गाकार आयताकार ढांचे में सुव्यवस्थित स्तंभों की पंक्तियाँ प्रमुख सभागारों, मंडपों तथा बरामदों को विभाजित करती हुई प्रतीत होती है। गोपुरम और मंडपम मंदिर स्थापत्य संदर्भ में समय के कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचना जो राजकीय सत्ता गोतक भी शामिल है। इनका सबसे उदाहरण राय गोपुरम है, अर्थात राजकीय प्रवेश द्वार, जो अक्सर केंद्रीय दिवालियों की मीनारों से बना प्रतीत होता है और लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देता है। अब ये देखो मूर्तियों वाले स्तंभ का ये रेखा चित्र है। देवी विवाहों के आयोजन प्रयुक्त होने वाला कल्याण मंडप। ये यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा 2017-18 में। तो देखो चौथा पांचवा क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। ये संभवतः शासकों को ताकत की याद भी दिलाते थे, जो इतनी ऊंची मीनार के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक तथा कौशल जुटाने में सक्षम थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देव स्थलों के चारों ओर बने थे, सम्मिलित थे। अब हम दो मंदिरों की ओर सक्षमता से देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर तथा विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ है। हालांकि अभिलेख से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दी का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं और अधिक बड़ा किया गया। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था।
इसी सूक्ष्मता से उत्कीर्णी से स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरों के निर्माण का श्रेय भी उसे दिया जाता। तो ये चीज़ याद रखना कृष्णदेव राय को। इन्हीं परियोजनाओं का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरी परिसर के छोटे भाग तक सीमित रह गया था। ये विठल मंदिर का रथ है। मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए भी होता था। इनमें से कुछ ऐसे देवी देवताओं की मूर्तियाँ, संगीत, नृत्य और नाटक के विशेष कार्यक्रमों देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने और कुछ अन्य प्रयोग देवी देवताओं को झूला जलाने के लिए भी होता था। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था जो छोटे केंद्रीय देवालय में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। दूसरा देवस्थल विठ्ठल मंदिर भी रोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विठ्ठल थे जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजी जाने वाले विष्णु के एक रूप है। जीजी का झूलता मंडप, ये चीज़ याद रखना, जिंजी। इस देवता की पूजा कर्नाटक में आरंभ उन माध्यमों का होता है कि साम्राज्यिक संस्कृति निर्माण के लिए विजयनगर शासकों ने अलग अलग परंपरा को आत्मसात किया है। अन्य मंदिर की तरह इस मंदिर में कई सभागार था। रथ के आकार के एक अनोखा मंदिर भी है, ये वाला जो देखे थे अपन। मंदिर परिसर की चारित्रिक विशेषता रथ गलियाँ जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में होती है। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनके व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपरा को जारी रखा था तथा और अधिक व्यापक बनाया ठीक वैसा ही जिन्होंने मंदिर निर्माण की परंपरा के संदर्भ में किया। यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरों का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा किया गया। मदुरई के नायकों द्वारा बनाए गए गोपुरों का मतलब होता है, याद रखना, मंदिर का प्रवेश द्वार। महलों, मंदिर तथा बाजारों का अंकन। हमने विजयनगर के साथ विषय में जानकारी भंडार का विश्लेषण किया है। फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के खड़े रेखाचित्र तथा मूर्तियाँ, यह सब कैसे खोजा गया। मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों अभिलेखों से मिली जानकारी के साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक संरक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। 1976 में राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता दी मिली। तदुपरांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षण के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों की सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने जानकारी इकट्ठा किया और संरक्षित करने का कार्य किया। इस विशिष्ट प्रक्रिया सिर्फ एक हिस्से के बारीकी से देखते हैं, यह मानचित्र निर्माण। इसका पहला चरण यह था कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया। प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के अक्षर से इंगित किया गया। ये वाला हम्पी, कमलापुरम, अनगेडी, नंगिनती, हॉस्टॉप, ये विशेष चित्र है। फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों में बांटा गया, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। फिर इन छोटे वर्गों को छोटी इकाई में बांटा गया। जैसे आप देख सकते हैं कि गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे और इनमें से हजारों संरचनाओं के अंत छोटे देव स्थलों तथा आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया। इसके पर लेखन का भी किया गया। इस सब के कारण सड़कें, रास्ते, बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका है। इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ, आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई है। एक समय जब बाजार जीवन थे, उनके सब बस वह यहीं कुछ बचा हुआ है। मंदिर का ये नक्शा है। जॉन ओम फ्रिटिस, जॉर्ज मिशेल तथा MS नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया, ने जो लिखा है वह याद रखना महत्वपूर्ण है। विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में यह हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तु, स्तंभ, टेक, ब्रिकेट, धर्म भीतर छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है। प्लास्टर से सजाए गए समुद्र चटकले रंगों के चित्र थे। हालांकि लकड़ी की संरचना अब नहीं है और केवल पत्थर की संरचना अस्तित्व में है। यात्री द्वारा पीछे छोड़ गए विवरण समय के स्पंदन से पूर्ण जीवन की कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। बाजार का वर्णन किया गया। पेश बाजार के सजीव विवरण देता है। आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं। इस गली में कई व्यापारी रहते हैं। वहाँ आप सभी प्रकार के माणिक्य और हीरे और पन्ने और मोती और छोटे मोती और वस्त्र और पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना पाएंगे। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं जहाँ से कई सामान्य घोड़े, टट्टू तथा कई तोरंज और नींबू, संतरे, अंगूर और उद्यान में लगने वाली हर प्रकार की वस्तुएं लकड़ी मिलती है। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं। और सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है, जहाँ बाजार चावल, गेहूँ, अनाज, भारत, मकई और कुछ मात्रा में जौ तथा सेम, मूंग, दालें, काला चना जैसे खाद्य पदार्थों से भरे होते हैं, जो सभी सस्ते दामों पर तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। फर्नांडो नूनीज के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों, संतरों, नींबू, अनार, कटहल, आम से भरे होते थे और सभी बहुत सस्ते थे। बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था। नूनीज का उल्लेख करता है भेड़, बकरी का मांस, सुअर, मृगमांस, तितर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर और सभी प्रकार के पक्षी, चिड़िया, चूहे, बिल्लियाँ, छिपकलियाँ, बिश्नाग विजयनगर के बाजारों में बिकते थे। उत्तर की खोज में प्रश्न।
सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तुओं को तकनीकों से उनका निर्माण किया गया है और कैसे किया गया। उदाहरण के लिए किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हमें उसकी प्रतिरक्षण आवश्यकता और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं। यदि हम उनकी अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें तो हम भवन हमें विचार के फैलाव, सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता या प्रसिद्धात्म व्यक्त करना चाहते हैं। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते हैं जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ का परिणाम होते हैं। इन्हें हम समझ सकते हैं। अब हम उन अन्य स्रोतों जैसे साहित्य अभिलेखों और लोक प्रचलित परंपरा से मिली जानकारी को भी समायोजित करेंगे। स्थापत्य तत्व के परीक्षण हमें ये नहीं बताते कि सामान्य पुरुष, महिला तथा बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के बड़ा भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे। क्या उनके शाही केंद्र और धार्मिक केंद्र किसी भी भाग में पहुंचा सकती हो। क्या मूर्ति के सामने से तेजी से निकल जाते हैं अथवा देखने के लिए रुकते हैं, सोचते हैं, उसके जटिल प्रतीक चित्रण का समझाने का प्रयास करते हैं। और वो लोग जितने विशाल निर्माण परियोजनाओं को कार्य किया था, इन उद्योगों के विषय में क्या सोचते थे, इसके लिए उन्होंने अपना श्रमदान दिया। कृष्णदेव राय परिदर्शी कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेव राय की सुंदर प्रतिमा को देखें। स्वाभाविक शासक इसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है और पेश राजा वर्णन कुछ इस प्रकार कहता है। मजला कद, गोरा रंग और अच्छी खांटी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग भी हैं। हालांकि क्या निर्माण करना है, स्थान कौन सा है, माल प्रयोग करना है और किस शैली का अनुसरण करना है, सभी निर्णय शासक लेते थे। पर इतने विशाल उद्यमों के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान किसके पास था। भवनों के नक्शे कौन बनाता था। राजगीर पत्थर काटने वाले मूर्तिकार जो वास्तु निर्माण कार्य करते थे वो कहाँ से आते थे। क्या उन्हें युद्ध के दौरान पड़ोसी क्षेत्रों से बंदी बनाया जाता था। उन्हें किस प्रकार के वेतन मिलते थे। पड़ोसी निर्माण करते थे, अधीक्षण कौन करता था। निर्माण के लिए कच्चा माल कैसे और कहाँ से लाया जाता था। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें उत्तर हम भवनों या उनके अवशेषों को देखने मात्र से नहीं दे सकते। संभवतः इन स्रोतों के प्रयोग से जारी शोध कुछ और संकेत भी देते हैं। रानी का स्नानघर नामक इस रचना का एक भाग है। काल रेखा महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन क्या क्या हुए। लगभग 1213 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। 1206 में 1314 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में, बहमनी राज्य की 1347 में और जौनपुर, कश्मीर और मदुरै में सल्तनतें बनी। 1415 ईस्वी में उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना। 1435 गुजरात और मालवा की सल्तनतों की स्थापना। अहमदाबाद, बीजापुर और बेरार की सल्तनतों को उदय 1490 में। 1516 ईस्वी में पुर्तगाली द्वारा गोवा पर विजय। बहमनी राज्य विनाश, कुलकुंडा की सल्तनत का उदय 1518। बाबर द्वारा मुगल राज्य की स्थापना 1526 में। विजयनगरी खोज संरक्षण मुख्य घटनाएं। 1800 कॉल मैकिन द्वारा विजयनगरी यात्रा की गई। 1856 में अलेक्जेंडर गैलिली ने हम्पी के पुरातत्व अवशेष के पहले चित्र विस्तृत किए। 1876 में पुरातत्व के मंदिर की दीवार का अभिलेख J.F. एक्लेट द्वारा प्रलेखन प्रारंभ। 19 में जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य आरंभ। 1986 में हम्पी की यूनेस्को का विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। अब अपने पास 2 चैप्टर बचे हैं। तो अभी एक चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एक लास्ट में जो एक चैप्टर बचेगा उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। 1 मिनट। तो ये नेक्स्ट चैप्टर है। तो देखो पिछला चैप्टर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसमें, पर मैं फिर बता रहा हूँ सारी चीज़ें, इतना बड़ा चैप्टर उसमें समराइज कर लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगला चैप्टर है किसान, जमींदार और राज्य, कच्छ समाज और मुगल साम्राज्य, लगभग 16वीं और 17वीं सदी। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं रहेगा, कुछ चीज़ें रही जो इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब 85% लोग गाँव में रहते थे और आज भी अगर आप देखोगे भारत की लगभग 67% जनसंख्या गाँव में रहती है। तो सोचो कितना ज़्यादा अंतर नहीं हुआ। छोटी खेती और भूमिहीन सम्राट दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे। दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे। इससे उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष के रिश्ते बने रहते थे। खेती जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बनता था। इसी समय कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुगल राज्य था जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाता था। राज्य के नुमाइंदे राजस्व निर्धारित करने वाले, राजस्व वसूल करने वाले, हिसाब रखने वाले ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेती की जुताई हो और राज्य को उपज से अपने हिस्से कर समय पर मिल जाए। क्योंकि कई राज्य बिक्री के लिए उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार, मुद्रा और बाजार में भी गांव घुस आए और इससे खेती करने वाले इलाकों में शहर से जुड़ गए। अब तक इससे कोई मतलब नहीं है। पीछे मतलब यूपीएससी पीरियड में कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता वहाँ से,
किसानों कृषि उत्पादन खेती है समाज की बुनियादी इकाई गांव थी जिसमें किसान रहते थे। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वे तमाम काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती थी, जैसे ज़मीन की जुताई, बीज बोना, फसल पकने पर उसकी कटाई। इसके अलावा उन वस्तुओं के उत्पादन में शरीक होते थे जो कृषि आधारित थी, जैसे कि शक्कर, तेल इत्यादि। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों की खेती ही ग्रामीण भारत की खासियत नहीं थी। कई ऐसे क्षेत्र भी है जैसे कि सूखी ज़मीन के विशाल हिस्सों में पहाड़ी वाले इलाके, जहाँ उस तरह की खेती नहीं हो सकती थी, जैसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीनों पर। इसके अलावा भूखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा था। जब हम कृषि समाज की बात करते हैं तो हम अब इन भौगोलिक विविधताओं का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये भी कोई यहाँ से फिर बताएं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। स्रोतों की तलाश, चूँकि किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे कि इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे। नतीजन 16वीं 17वीं शताब्दियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य रूप स्रोत ये ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज जहाँ मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। सभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों एक था आईने ए अकबरी, जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। खेत को नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए राज्य के नुमाइंदे द्वारा करों की उगाही के लिए राज्य भर ग्रामीण सत्तापोषों यानी कि जमींदारों के बीच के रिश्तों के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे, उसके लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया। आयन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य के ऐसा खाका पेश करना था जहाँ एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। आयन के लेखक के मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म के स्वायत्त सत्ता को दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। दूसरे शब्दों में किसानों के बारे में जो कुछ हमें आईने से पता चलता है वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। खुशकिस्मती से आईने की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए थे। इनमें 17वीं और 18वीं शताब्दी के सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेज शामिल हैं जो सरकार की आमदनी को विस्तृत जानकारी देते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों को उपयोगी खाका पेश करते हैं। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्यों के बीच तने झगड़े को दर्ज करते हैं। लगे हाथ ये स्रोत को समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य किस नज़रिए से देखते थे और राज्य से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद थी। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। किसान और उनकी ज़मीन, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत, बहुवचन रियाहा या मुजाहिरीन शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो थोड़े याद रखना, मुजाहिरीन रैयत मतलब किसान। साथ ही में किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं, तो ये थोड़ा याद रखना है किसको बोला जाता है। 17वीं सदी के स्रोत दो किस्म के प्रकारों किसानों की चर्चा करते हैं, खुदा काश्त और पाही काश्त। पहले किस्म किसान वे थे जो उन्हीं गाँव में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीनें थी। दूसरे पाही काश्त वे खेती जो दूसरे गाँवों से ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाई काश्त बनते थे, मसलन अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले, और मजबूरन भी, मसलन अकाल या भुखमरी के बाद भी आर्थिक परेशानी से। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और 2 हल से ज़्यादा कुछ होता था, ज़्यादातर के पास इससे भी कम। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब ज़मीन थी वे समृद्ध माने जाते थे। दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान की ज़मीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। 10 एकड़ ज़मीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता था, मतलब किसान को। खेती व्यक्तिगत मिल्कियत के सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरी संपत्ति मालिकों को। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके में किसानों की मिल्कियत का ये विवरण 7वीं सदी पर उतना ही लागू होता है। हल जोतने वाले खेतिहर किसान पर हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते थे और जमीन के ऐसे 30,000 टुकड़े किसी भी गाँव में देखे जा सकते हैं। किसान बस्तियों को बसना उजड़ना, ये हिंदुस्तानी कृषि समाज की एक खासियत थी और इस खासियत ने मुगल शासक बाबर को तेज निगाहों को इतना चौंकाया कि उसने अपने संस्मरण बाबरनामा में नोट किया। हिंदुस्तान में बस्तियाँ और गांव दरअसल शहर के शहर एक लम्हे में ही वीरान भी हो जाते हैं और बस भी जाते हैं। वर्षों से आबाद किसी बड़े शहर के बाशिंदे उसे छोड़कर चले जाते हैं, तो ये काम कुछ ही इस तरह करते हैं कि 1.5 दिनों के अंदर ही उनका हर नामो निशान वहाँ से मिट जाता है। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह पर बसना चाहते तो उन्हें पानी के रास्ते खोदने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में उगती हैं। और चूँकि हिंदुस्तान आबादी बेशुमार है, लोग उमड़ते चले जाते हैं और एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं। उन्हें घर बनाने, दीवार खड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। खस की घास बहुतायत में पाई जाती है, जंगल अपार है, झोपड़ियाँ बनाई जाती है और एक गाँव में शहर खड़ा हो जाता है। सिंचाई और तकनीक, ज़मीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ है। क्योंकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना है, इसलिए रोज़मर्रा के खाने की ज़रूरतें जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज़्यादा उगाई जाती थी। जिन इलाकों में प्रति वर्ष 40 इंच से ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ कमोबेश चावल की खेती होती थी। कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में क्रमशः गेहूँ और ज्वार, बाजरे की खेती ज़्यादा प्रचलित थी। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ थी, जैसे कि आज भी है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की ज़रूरत थी। इनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय बनाने पड़े।
देखो ये रहट, याद रखना यूपीएससी ने अरगट्टा पूछा था, तो अरगट्टा भी ऐसा ही है। वो रहट पूछा था, अरगट्टा। 1 मिनट रुको। अरगट्टा पूछा था, अरगट्टा। पेड़ों और खेतों की सिंचाई, ये बाबरनामे से लिया गया एक आंसर जिसमें सिंचाई के उपकरणों के बारे में बताता है जो इस भाषा ने उत्तर भारत में देखे। हिंदुस्तान के मुल्क को ज़्यादातर हिस्सा मैदानी ज़मीन पर बसा हुआ, हालांकि यहाँ शहर और खेती लायक ज़मीन की बहुतायत है, लेकिन कहीं भी बहते पानी का इंतजाम नहीं, इसलिए इसलिए की फसल उगाने बागानों के लिए पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से तो पैदा हो जाती है, और ये हैरान की बात नहीं है, बसंत ऋतु की फसलें तब भी पैदा हो जाती है जब बारिश बिल्कुल नहीं होती। फिर भी छोटे पेड़ों तक बाल्टियों या रहट के जरिए पानी पहुँचाया जाता है। लाहौर, दीपालपुर दोनों ही आज के पाकिस्तान में हैं, और ऐसी दूसरी जगहों पर भी लोग रहट के जरिए सिंचाई करते थे। वे रस्सी के 2 गोलाकार फंदे बनाते हैं, और जो कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते हैं, और इन फंदों से थोड़ी थोड़ी दूरी पर लकड़ी के गुटके लगाते हैं, और इन गुटकों को बड़े घड़े बांध लेते हैं। लकड़ी के गुटकों और घड़ों से बंधी इन रस्सियों के कुएं के ऊपर पहियों से लटकाया जाता है। ये देखो ये वाला, तो ऐसे पानी आता रहता था। पहिए की दूरी पर एक और पहिया, इस अंतिम पहिए को बेल के जरिए घुमाया जाता है। इस पहिए के दांत पास के दूसरे पहिए के दांत को जकड़ लेते हैं। इस तरह घोड़ों वाला पहिया घूमने लगता है। घोड़ों से जहाँ पानी गिरता है, इस संकरा नाला खोद दिया जाता है, और इस तरह से हर जगह पानी पहुँचा जाता है। आगरा, चांदौर और बयाना आज के उत्तर प्रदेश में भी, ऐसे अन्य इलाकों में भी लोग बाग बाल्टियों से सिंचाई करते हैं। कुएं के किनारे पर वे लकड़ी के कन्ने गाड़ देते हैं, और कन्नों के बीच बेलन टिकाते हैं। एक बड़ी बाल्टी से रस्सी बांधते हैं, रस्सी बेलन पर लपेटते हैं और दूसरे छोर पर बेल से बांध देते हैं, और शख्स बेल आंकना लगता है तो उसी बाल्टी से पानी निकालते हैं। ये वाला सिंचाई कार्य को राज्य की मदद मिलती थी। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नई नहरें, नाले खुदवाए, कई पुरानी नहरों की मरम्मत कराई, जैसे कि शाहजहाँ शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर। वैसे तो खेती मेहनत कसी का काम था, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल भी करते थे जो अक्सर पशुबल पर आधारित होती थी। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल्के हल का दिया जा सकता है जिसके एक छोर पर लोहे की नुकीली धार या फाल लगाकर आसानी से बनाया जा सकता था। ऐसे हल मिट्टी की बहुत गहराई नहीं खोते थे, जिसके कारण तेज़ गर्मी के महीने में नमी बची रहती थी। बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बरमे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था, लेकिन बीजों को हाथ से छिड़क कर बोने के रिवाज ज़्यादा प्रचलित था। मिट्टी की गुड़ाई और साथ साथ निराई के साथ लिए लकड़ी के मुठ वाले लोहे के पतले धार काम में लिए जाते थे। मेरे मामा खुद इस तरीके से खेती करते थे। तंबाकू मैंने खुद देखा, सोचो, मतलब ऐसा नहीं, आज भी बहुत भारत के बहुत जगह होता है जब गरीब लोग बेचारे ट्रैक्टर नहीं यूज कर पाते, वो इसी तरीके से करते हैं। तंबाकू प्रसार, यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा। वहाँ से 15वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में इसे उत्तरी भारत लाया गया। तो ये चीज़ याद रखना। आईने उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करते हैं। अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 में पहली बार तंबाकू देखा। इसका मतलब तंबाकू भारतीय नहीं, ये बाहर से लाया गया है। तो ये चीज़ याद रखना। ऐसा लगता है कि जिस समय तंबाकू का धूम्रपान करने की लत ने जोर पकड़ा, जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने पाबंदी लगा दी। ये पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई, और क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं शताब्दी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपभोग की मुख्य वस्तुओं में से एक था। याद रखना, तंबाकू भारत की नहीं है, ये बाहर की है। कृषि की समृद्धि और आबादी की बढ़ोतरी, कृषि उत्पादन के ऐसे विविध और लचीले तरीकों के बड़ा नतीजा ये निकला कि आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आर्थिक इतिहासकारों की गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाली भुखमरी महामारी के बावजूद 16 से 17 के बीच भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ हो गई। अब 200 वर्षों में करीब 33% बढ़ोतरी थी। फसलों की भरमार, मौसम के 2 मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी, खरीफ पतझड़ में और दूसरी रबी वसंत में। यानी सूखे इलाकों और बंजर जमीन को छोड़ देते, ज़्यादातर जगहों पर साल में कम से कम 2 फसलें होती थीं। जब बारिश से सिंचाई करने के साधन हर वक्त मौजूद थे, वहाँ तो साल में 3 फसलें भी उगाई जाती थी। इस वजह से पैदावार में भारी विविधता पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर आइन हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत में आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती थी। बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी, सोचो। हालांकि दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने के लिए की जाती थी। शर्तों में अक्सर जिन्स से कामिल शर्तों फसलों जैसे लफ्ज़े मिलते हैं। मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिन्स से कामिल थी। मध्य भारत और दक्षिणी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी। अब देखिए ये पेश ने पूछा भी था, तो याद रखना, दक्कन का पठार।
उन्हें बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। तिलहन जैसे सरसों की दलहन भी नकदी फसलों में आती थी। इससे पता चलता है कि औसतन किसान की ज़मीन पर किस तरह के पेट भरने के लिए होने वाले उत्पादन और व्यापार के लिए किए जाने वाले उत्पादन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। 7वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुंची। मसलन मक्का भारत अफ्रीका में आया, स्पेन के रास्ते आया और 7वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिमी भारत की मुख्य फसलों में होने लगा। टमाटर, आलू और मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाएगी। इस तरह अनानास और पपीता जैसे फल भी आए थे। यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे हैं। अभी पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को। और जो टाइम पीरियड दिया था उसी टाइम पीरियड का साफ डायरेक्ट डिप्रेशन डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछा वहाँ से। इसे पता लगता है भाई एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है। क्या देखो, वो फिर भी कितने 16वीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाए गए थे। अब देखो 7वीं सदी में 16वीं 17वीं सदी पूछ ही रहा है। और सबाइज बात है उस टाइम पुर्तगाली तो आए थे। देखो अनानास और पपीता, और यही देखो पपीता अनानास अमरूद दिया है। मतलब इसका आंसर है 2 स्टेटमेंट। सोचो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी। और क्या करोगे आप सोचो। ग्रामीण समुदाय 8वीं शताब्दी के क्षेत्र पंजाब के गांव को दिखाया गया है। ये गांव पंजाब का कोई गांव का। ग्रामीण समुदाय पर लिखी गई बातों जाहिर है कृषि उत्पादन किसानों को जो भागीदारी पहल होती थी। इस मुगल साम्राज्य कृषि संबंधों पर क्या असर पड़ता था, यह पता लगाने के लिए आइए हम समाज के उन समूहों पर नज़र डालें जो खेती विस्तार से शरीक होते थे। साथ ही हम उनके बीच रिश्तों और झगड़ों को भी गौर करें। हम पहले देख चुके किसान को अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। साथ ही जहाँ तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कहीं मानव एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय के साथ है। इस समुदाय 3 घटक थे, खेती, किसान, पंचायत और गाँव का मुखिया मुकदम या मंडल। जाति और ग्रामीण माहौल, जाति और अन्य जाति जैसे भेदभावों की वजह से खेती और किसान कई तरह के समूह में बटे थे। खेतों जुताई करने वाले में एक बड़ी तादाद ऐसे लोग हुई थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। हालांकि खेती लायक ज़मीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोग सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। इस तरह गरीब रहने के लिए मजबूर थे। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी, पर थोड़े बहुत आंकड़े और तथ्य हमारे पास हैं। इनसे पता चलता है गाँव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूह का था। इनके पास संसाधन सबसे कम थे और जाति व्यवस्था की पाबंदियों से बने थे। इनका हालत कमोबेश वैसा ही था जैसे कि आधुनिक भारत में दलितों के। दूसरे संप्रदाय में भी ऐसे भेदभाव फैलने लगे। मुसलमान समुदाय में हलाल कुरान जैसे नीच कामों से जुड़े समूह गांव की हदों के बाहर ही रह सकते थे। इसी तरह बिहार में मल्लाह जादव सौदागर नायकों के पुत्र की तुलना दासों से की जाती है। समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी, सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था। ऐसा बीच के समूह में नहीं था। 7वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में कहती है। इस किताब के मुताबिक जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जगह राजपूतों के मुकाबले नीचे थी। 7वीं सदी में राजपूती होने का दावा वृंदावन उत्तर प्रदेश के इलाकों में गौरव समुदाय ने भी किया। बावजूद इसके वे जमीन की जुताई के काम में लगे थे। पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातीय सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी। पूर्वी इलाकों में पशुपालक मछुआरी जातियाँ जैसे सदगोप व केवट भी किसानों से सामाजिक स्थिति पाने लगे। भ्रष्ट मंडल अक्सर अपने अवधियों का गलत इस्तेमाल करते थे। मुख्यतः उन पर ये आरोप लगता है कि वो पटवारी के साथ मिलकर हिसाब किताब में हेराफेरी करते थे और यह भी कि वो अपनी ज़मीन पर कर का आकलन कम करके अतीत बोझ छोटे किसानों को डाल देते थे। सोचो। पंचायतें और मुखिया, गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। आमतौर पर वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे जिनके पास अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार होते थे। जिन गाँव में कई जातियों के लोग रहते थे वहाँ अक्सर पंचायतों में विविधता पाई जाती थी। यह एक ऐसा अलग तंत्र था जिसमें गाँव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। फिर भी इसकी संभावना कमी है कि छोटे मोटे और नीच काम करने वाले खेती और मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह होती होगी। पंचायत का फैसला गाँव में सबको मानना पड़ता था। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकदम या मंडल कहते हैं। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था। उस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने ओहदे पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों उस पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्ग उसे बर्खास्त कर सकते थे। गाँव की आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनाना मुखिया का काम था। वैसे पंचायत का पटवारी इसका मदद करता था। पंचायत का खर्चा गाँव के आम खजाने से चलता था जिसमें हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। इस खजाने से उन कर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था और जो समय समय पर गांव का दौरा किया करते थे।
दूसरी ओर इस कोष का इस्तेमाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए भी होता था और इसे ऐसे सामुदायिक कार्यों के लिए भी जो किसान खुद नहीं कर सकते थे, जैसे कि मिट्टी के छोटे मोटे बांध बनाना या नहर खोदना। पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गाँव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति के हृदय से अंदर अंदर रहे। और याद रखना, आज भी यही काम करती है पंचायतें। पूरी भारत में मतलब जाति पंचायतें सभी शादियाँ मंडल की मौजूदगी में होती थी। यूँ कहा जा सकता है जाति का अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना गाँव की मुखिया की जिम्मेदारियों में से एक था। पंचायतें जुर्माना लगाने, समुदाय से निष्कासित करने जैसे ज़्यादा गंभीर दंड देने का अधिकार थे। समुदाय से बाहर निकालने एक बड़ा कड़ा कदम होता था जो कि सीमित समय के लिए लागू किया जाता था। इसके तहत दंडी व्यक्ति को दिए हुए समय के लिए गाँव छोड़ना पड़ता था। इस दौरान वो अपनी जाति और पैसे से हाथ धो बैठता था। इसी नीतियों का मकसद जातिगत रिवाजों का अवहेलना रोकना था। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत होती थी। समाज में पंचायतें काफ़ी ताकतवर होती थी। राजस्थान में जाति पंचायतें अलग अलग जातियों के लोगों के बीच दीवाने के झगड़ों का निपटारा करती थी। वे जमीन से जुड़ी दावेदारियों के झगड़े सुलझाती थी। यह भी तय करती थी कि शादियाँ जातिगत मानदंडों के मुताबिक हो रही है या नहीं, और यह भी कि गाँव के आयोजन में किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी, कर्मकांडी वर्चस्व किस क्रम में होगा। फौजदारी न्याय को छोड़ देते तो ज़्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। सोचो आज भी, तभी तो सोचो ये ऐसे ही नहीं है भाई, कितने लॉन्ग टाइम तक इनका सस्टेनेबल मतलब बना हुआ है प्रभाव। पश्चिमी भारत खासकर राजस्थान महाराष्ट्र जैसे जैसे प्रांतों के संकलित दस्तावेज में एक ऐसी अर्जियाँ हैं जिसमें पंचायत से ऊंची जातियाँ या राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही या बेकार वसूली की शिकायतें की गई। आमतौर पर ये अर्जियाँ ग्रामीण समुदाय के सबसे निचले तबके के लोग लगाते थे। अक्सर सामूहिक तौर पर ऐसी अर्जियाँ दी जाती थी। इनमें से किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लोग सम्राट समूह के उन मांगों के खिलाफ अपना विरोध जताते थे जिन्हें वे नैतिक दृष्टि से अवैध मानते थे। उनमें से एक थी बहुत ज़्यादा कर की मांग, क्योंकि इससे किसानों का दैनिक गुजारा ही जोखिम में पड़ जाता था, खासकर सूखे ऐसी दूसरी विपदाओं के दौरान। ये देखो कपड़ा उत्पादन का चित्र दिया गया है। उनकी नज़रों में जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधन उनका परंपरागत रिवाजी हक था। वे समझते थे ग्राम पंचायतों की सुनवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य अपनी नैतिक फर्ज अदा करे और न्याय करे। निचली जाति के किसानों, राज्य के अधिकारियों, स्थानीय जमींदारों के बीच झगड़ों में पंचायत के फैसले अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकते थे। अत्यधिक कर की मांगों के मामले में पंचायत अक्सर समझौते पर सुझाव देती थी। जहाँ समझौते नहीं हो पाते थे, जहाँ किसान विरोध के ज़्यादा उग्र रास्ते अपनाते थे, जैसे कि गाँव छोड़कर भाग जाना, जोतने लायक खाली जमीन अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थी, जबकि श्रम को लेकर प्रतियोगिता थी। इसी वजह से गांव छोड़कर भाग जाना खेतिहरों के हाथ में एक बड़ा प्रभावी हथियार था। समझ बात, मजदूरी नहीं मिलेगी तो फिर तुम क्या ही कर लोगे। ग्रामीण दस्तकार, अलग अलग तरह के उत्पादन कार्यों में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गाँव का एक और रोचक पहलू था। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गाँव के सर्वेक्षणों में मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गाँव में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं तो कुल घरों में 25% घर दस्तकारों के थे। कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फ़र्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। खेती और उसके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में भी शिरकत करते थे। मसलन रंगरेजी, कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजारों को बनाना या उनकी मरम्मत करना। उन महीनों जब उनके पास खेती के काम से फुर्सत होती थी, जैसे बुआई और सुवाई के बीच या सुवाई और कटाई के बीच, तो उस समय ये खेतिहर दस्तकारी का भी काम करते थे। कुम्हार और लोहार और बढ़ई नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उनके अलग अलग तरीके से उनकी सेवाओं को अदायगी करते थे। याद रखना, यही तो फिर जजमानी सिस्टम बना। आमतौर पर यह या तो उन्हें फसलों का एक हिस्सा दे दिया जाता था या फिर गाँव की ज़मीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी ज़मीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी थी। अदायगी की सूरत क्या होगी, ये शायद पंचायती तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी ज़मीन दस्तकारों का मिरास या वतन बन गई, जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। तो थोड़ा याद रखना ये वतन क्या होता है। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में भी पाई जाती थी, जहाँ दस्तकार और हर एक खतीर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं सेवाओं का विनिमय होता था। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहार, बढ़ई, सुनारों तक रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इसी व्यवस्था को जजमानी कहते हैं। हालांकि ये शब्द 16वीं 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। ये सबूत मज़ेदार है, क्योंकि इनसे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर ही फेर बदल के रिश्ते कितने पेचीदा थे। ऐसा नहीं कि नकद अदायगी का चलन बिल्कुल ही नारादत था। एक छोटा गणराज्य, ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें। 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गाँव के छोटे गणराज्य के रूप में देखा, जहाँ लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों श्रम का बंटवारा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि गाँव में सामाजिक बराबरी थी। संपत्ति की व्यक्तिगत मलिकियत थी, साथ ही जाति और जेंडर, सामाजिक लिंग के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। कुछ ताकतवर लोग गाँव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमजोर लोगों को शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार उन्हीं को मिला हुआ था। ये है ना सोशोलॉजी का टॉपिक है। सोचो, सोशल में डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, सोशोलॉजी ऑप्शनल में।
यह मतलब इंडियन सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गाँवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गाँवों में भी नकद के रिश्ते फैल चुके थे। मुगल के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नकद में ही की जाती थी। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्ण भुगतान भी नकद में मिलता था। इस तरह कपास, रेशम या नील जैसी व्यापारिक फसलें पैदा करने वालों को भुगतान भी नकदी होता था। गांव में मुद्रा 17वीं शताब्दी फ्रांसीसी यात्री जैवा बैप्टिस्ट टर्नियर के बात उल्लेखनीय लगी है कि भारत में भी गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनसे मुद्रा की फेर बदल करने वाले, जिन्हें शराब कहते हैं, याद रखना शराब कहते हैं न हो, एक बैंकर की तरह शराब हवाला भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपयों की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। कृषि समाज में महिलाएं, जैसे शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा, उत्पादन की प्रक्रिया मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिकाएं अदा करते हैं। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वहाँ महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते हैं। मर्द खेत जोतते थे, वे हल चलाते थे और महिलाएं बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। तो छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी। तब घर परिवार के संसाधनों श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाले फर्क घर की महिलाएं और बाहर के लिए मर्द मुमकिन नहीं था। फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहे। मसलन पश्चिमी भारत में राजसवला महिलाओं को हल या कुम्हार की चाक छूने की इजाज़त नहीं थी। अरे आज भी है। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी के साफ करने और गूंथने और कपड़ों को कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यकरण होता था उसके उत्पादन के लिए महिलाओं को श्रम की उतनी ही मांग होती थी। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घरों में भी जाती थी और बाजारों में भी। सोचो उस टाइम में लोग महिलाएं बाहर काम करती थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण महिलाएं पता तोड़ रही है। सोचो बहुत जोती महिलाएं आसपास के गाँव, दूसरे गाँव में जाने के महिलाएं अक्सर ऐसे निर्माण स्थल पर काम करती थी। ऐसा नहीं कि आज ही कर रही है। किसान जमींदार राज्य, क्योंकि समाज जो है श्रम पर निर्भर था, इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु बहुत जाता था। इससे किसान और दस्तकार समाज में एक ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो सम्राट समूह से बहुत अलग थे। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, न कि दहेज की। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानून शादी कर सकती थी। सोचो उस टाइम भी कर सकती थी, बाद में सोचो समाज में महिला प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू खोने का बड़ा डर था। स्थापित रीति रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था। इस तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों को दोहरा पुरजोर काबू रखा रहता था। बेवफाई के शक पर ही महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते थे। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिम भारत के इलाकों में मिले दस्तावेज में ऐसी दरखास्त मिली है जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थी। पत्नी अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती है और फिर गृहस्थी के मर्द पर यह आरोप लगाती है कि वह पत्नी और बच्चों की अनदेखी करता है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी। सोचो कितना दोगलापन है समाज का। लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। ज़्यादातर जब महिलाएं पंचायत को दरखास्त देती थी, उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते थे। दरखास्त करने वाले का हवाला गृहस्थी के मर्द या मुखिया का माँ, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता था। भूमिहीन बद्रजनों में महिला को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। पंजाब से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ महिलाएं, विधवा महिलाएं भी पुश्तैनी संपत्ति की विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सिकरी हिस्सेदारी रखते थे। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकारी मिलती थी, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए भी स्वतंत्र थी। बंगाल में महिला जमींदार पाई जाती थी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारी में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसकी कथाधरता एक स्त्री थी। तो ये भी याद रखना, जमींदार भी महिलाएं भी थी। शाहजहाँ बादशाह नामा में नील गाय का शिकार कर रहा है। जंगल और कबीले बसे हुए गांवों के परे ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत की गहरी खेती वाले प्रदेश को छोड़ देते जमीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियों से घिरे थे। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तरी क्षेत्र जैसे भारत नेपाल सीमावर्ती इलाकों की तराई शामिल है। दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट और दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव का औसत निकालना असंभव है। फिर भी समसामयिक स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि औसत करीब लगभग 40% था। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती थी, लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का ना होना बिल्कुल नहीं था। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरित खेती से होता था।
ये काम मौसम के मुताबिक होते थे। उदाहरण के तौर पर बिलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा किए जाते थे और गर्मी में मछली पकड़ी जाती थी। मानसून के महीने में खेती की जाती थी और शरद व जाड़े के महीने में शिकार किया जाता था। यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियाद पर खड़ा था और इस बुनियाद को मजबूत भी करता था। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक खासियत थी। जहाँ तक राज्य का सवाल है, इसके लिए एक जंगल उलट फेर वाला इलाका था, बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा मवास। एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं, जो कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। जंगलों में घुसपैठ, जंगल में भारी ताकतें कई तरह से घुसती थी। मसलन राज्य की सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी, इसलिए जंगलवासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होती थी। परगना याद रखना, याद आया सूबा परगना वो वाला मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक परमंडल था, ये याद रखना। पेशकश मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट। मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबी और अमीर सहित सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार के लक्षण था शिकार अभियान। दरबारी इतिहासकारों की माने तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य कोने कोने का दौरा करता था और इस तरह अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। दरबारी कलाकारों के चित्रों में शिकार का विषय बार बार आता था। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा एक ऐसे दृश्य डाल देते थे जो सद्भावनापूर्ण शासन का संकेत देता था। कृषि बस्ते वाले जंगलों को सफाया, यह 16वीं सदी में मुकुंदराम चक्रवर्ती की लिखी एक बंगाली कविता चंडीमल का एक अंश है। कविता के नायक कालो कोयते ने जंगल खाली करवा के साम्राज्य की स्थापना की। खबर मिलते ही परदेशी आने लगे तमाम जगहों से। फिर काल केतु ने खरीद कर बांटे उनमें भारी भरकम चाकू कुल्हाड़ी और भाले खर्चे। उत्तर से आए दास सैकड़ों उमड़ते हुए। वे चकित देखकर कालू केतु को, जिसने दी सुपारी एक एक को। दक्षिण से आए फसल कटाई वाले एक उद्यमी के साथ 500, पश्चिम से आया जफर मियाँ, साथ में 22,000 लोग, हाथों में मुसलमानी मोती की माला, जपत पीर ओ पैगंबर का नाम। जंगलों को हटाने के बाद उन्हें बसाए बाजार, सैकड़ों सैकड़ों तादाद में बदेशी जंगलों को जैसे खा लिए और घुस आए वहाँ। लौड़े की आवाज़ सुनकर शेर डग गए, दौड़ते हुए भाग निकले। पहाड़ी कबीलों मैदानों के बीच व्यापार लगभग 1595। अवध सूबे आज के उत्तर प्रदेश का हिस्सा के मैदानी इलाकों और पहाड़ी कबीलों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबुल फजल ने कुछ इस तरह लिखा। उत्तर के पहाड़ों से इंसानों मोटे मोटे घोड़ों और बकरों की पीठ पर लाद कर बेशुमार सामान ले जाए जाते थे, जैसे सोना, तांबा, सीसा, कस्तूरी, सुरगाई, याक की पूंछ, शहद, चंक, संतरे के रस और नींबू के साथ उबाल कर बनाए जाने वाले कमल, अनारदाना, अदरक, लंबी मिर्च, मजीट जिसे लाल रंग बनाया जाता है, ये जड़ें, सुहागा, जदवाद हल्की जैसे की जड़, मोम, ऊनी कपड़े, लकड़ी के सामान, चील, बाज, काले बीज, मलिन बाज पक्षी की एक किस्म रहने वस्तुएं। इसके बदले में सफ़ेद और रंगीन कपड़े, कहरूबा एक बेला भरा धातु जिससे गहने बनाए जाते थे, नमक, हींग, गहने और शीशे मिट्टी के बर्तन में वापस ले जाते थे। सूफी गाय को सुनते हुए किसान। वाणिज्य खेती का असर बाहरी कारकों के रूप में जंगलवासियों की जिंदगी पर भी पड़ता था। जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधुमोम और लाख की बहुत मांग थी। लाख जैसी कुछ वस्तुएं तो 7वीं सदी में भारत से समुद्र पार होने वाली निर्यात की मुख्य वस्तु थी। हाथी पकड़े कर बेचे जाते थे। व्यापार के तहत वस्तुओं का अदला बदला भी होती थी। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में लगे होते थे, जैसे पंजाब के लोहानी कबीला। वे पंजाब के गाँवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में शिरकत करते थे। सामाजिक कारणों से भी जंगलवासी जीवन में बदलाव आए। कबीलों के सरदार होते थे, कबीलों के भी सरदार होते थे, बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आदमी की तरह। कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए तो कुछ तो राजा भी हो गए। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की जरूरत हुई। उन्हें अपने ही खानदान के लोगों से सेना में भर्ती किया। वे फिर भी भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग की। सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं में 6,000 घुड़सवार, 7,000 पैदल सिपाही होते थे। असम में आम राजा के अपने पायक होते थे। याद करो, अपने पढ़ा भी था कल। ये लोग होते जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अहोम राज्यों ने जंगली हाथों पकड़े हुए अपने एक अधिकार का ऐलान भी कर दिया। हालांकि कबीलाई व्यवस्था से राजनीतिक प्रणाली की तरफ संक्रमण पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में आकर यह प्रक्रिया पूरी तरह विकसित हुई। इससे जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों के बारे में आयन की बातों से मिलती है। उदाहरण के तौर पर 16वीं शताब्दी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ से एक बाद एक युद्ध किया और उन पर कब्जा जमा लिया। जंगल के इलाकों में एक नई सांस्कृतिक प्रभाव के विस्तार की भी शुरुआत हुई। कुछ इतिहासकारों ने दरअसल ये भी सुझाया है कि नए बसे इलाकों के खेती समुदाय ने जिस तरह धीरे धीरे इस्लाम को भी अपनाया, उसी सूफी संतों पीर ने एक बड़ी भूमिका अदा की, जो अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। जमींदार, अभी तक ये जमींदार ब्रिटिश काल में भी काम करेंगे। मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी जब तक गाँवों में रहने वाले एक ऐसे तबके को बात न कर ले जिनकी कमाई तो खेती से आती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन से सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे।
ये जमींदार थे जो अपनी ज़मीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधा मिली हुई थी। जमींदारी की बड़ी हुई हैसियत के पीछे कारण जाति था। दूसरा कारण यह था कि वे लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं खिदमत देते थे। जमींदार की समृद्धि वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, या जिन्हें मलिकियत कहते हैं, यानी संपत्ति। मलिकियत ज़मीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। अक्सर इन ज़मीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या प्राधिक मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन ज़मीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे, उन्हें गिरवी रख सकते थे। जमींदार की ताकत इस बात से कि भी आती है कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे। इसके बाद बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। सैन्य संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। ज़्यादातर जमींदार के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक की टुकड़ियाँ भी थी, जिसमें घुड़सवार, तोपखाने और पैदल सिपाही को जत्थे भी होते थे। इस तरह मुगल कालीन गाँव में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करें तो जमींदार संकरे सीट्स को इस साथ अबुल फजल इस और इशारा करते ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज में पहले ही अपने ठोस नियंत्रण बना रखा था, तो इसीलिए तो शोषण कारण बना। इसमें तथाकथित मध्यम जातियों को भी खासी नुमाइंदगी थी, जैसे कि हमने पहले देखा था। इसी तरह के कई मुसलमान जमींदारों के भी। समसामयिक दस्तावेजों से ऐसा लगता है जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित स्रोत रहा होगा। अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिकों और सरदारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना। मगर इसकी संभावना कम ही है कि किसी जमींदार को इतने आक्रामक रुख की इजाज़त राज्य देता हो, जब तक कि एक राज्य देश सनद के जरिए इसकी पुष्टि पहले से नहीं कर दी गई हो। इस समांतर सैनिक बल आईने के मुताबिक मुगल भारत में जमींदारी की मिली जुली सैनिक शक्ति थी। 1673 तक घुड़सवार थे 3,84,558, इतने पैदल यात्री 4 करोड़ के समथिंग, इकाई 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब सोचो कि 42 लाख। 1863 हाथी थे, तोप थी, इतनी नाव थी। इससे महत्वपूर्ण था जमींदार को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया। स्रोतों में इसके दस्तावेज भी शामिल है। कई तरीके से किया जा सकता है। नई जमीनों को बसाकर, जंगलबारी, आधिकारिक हस्तांतरण के जरिए, राज्य का आदेश या फिर खरीद कर, ये वे प्रक्रिया थी जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे। इसके काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी। कई कारणों में मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को पुख्ता होने का मौका दिया। मसलन राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना नियंत्रण पुख्ता किया। इस तरह से मध्य और दक्षिण पश्चिमी बंगाल में किसान पुष्पाचार्य जैसे सदगोप ने ताकतवर जमींदारियाँ खड़ी की। जमींदारों ने खेती लायक जमीनों को बसाने में अगुवाई की और खेतिहरों की खेती के साधु सामान उधार देकर उन्हें वहाँ बसने में भी मदद की। जमींदारी खरीद फरोख्त से गाँवों के मौद्रिकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इसके अलावा जमींदार अपने मलिकियत की ज़मीनों को फसल भी बेचते थे। ऐसे सबूत दिखाते हैं कि जमींदार अक्सर बाजार हाट स्थापित करते थे, वहाँ किसान भी अपने फसलें बेचने आते थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि जमींदार शोषण करने वाला तबका था, लेकिन किसानों से उनके रिश्तों में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का पुट था। दो पहलू इस बात की पुष्टि करते हैं। एक तो यह है कि भक्ति संतों ने जहाँ बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्मों के अत्याचार की निंदा की है, वहीं उन्होंने जमींदारों या फिर दिलचस्प बातें साहूकारों किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वाले रूप में नहीं दिखाया। आमतौर पर राज्य का राजस्व अधिकारी उनके गुस्से का निशाना बना। दूसरी सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला। भू राजस्व प्रणाली इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें इतना ज़्यादा नहीं दिया होगा, पर ब्रिटिश काल में पढ़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। इस कारण कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व एक आकलन वसूली के लिए जरूरी था कि राज्य के प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। दीवान, जिसके दफ्तर पर पूरी राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल था। इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की। भू राजस्व के इंतजाम में 2 चरण थे। पहला कर निर्धारण, दूसरा वास्तविक वसूली। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली की रकम। अमील गुजार या राजस्व वसूली करने वालों के कामों की सूची में अकबर ने हुक्म दिया कि जहाँ से अमील गुजार को कोशिश करनी चाहिए कि खेतिहर नगद भुगतान करें, वहीं फसलों भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच इतनी वसूली कर पाना संभव ही नहीं हो पाता था। हर प्रांत में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। अकबर शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया है। उसके बाद बादशाहों के शासनकाल में जमीन की नपाई की प्रयास जारी रहे। मसलन 1665 ईस्वी में अंग्रेज ने अपने राजस्व कर्मचारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गाँव में खेतीहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। इसके बाद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई, जैसा कि हमने देखा है। महाद्वीप कई बड़े हिस्सों में जंगलों से घिरे हुए थे, इनकी नपाई नहीं हुई है। अमीन एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेदारी
ये सुनिश्चित करना था कि प्रांतों राज्य के नियमों का कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। मुगल साम्राज्य का विस्तार है ये। बाबर के शासनकाल में याद रखना ये हुआ, फिर अकबर के शासनकाल में यहाँ फैला और औरंगजेब के शासनकाल में यहाँ तक पहुँच गया था। अब देखिए भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, मनसबदारी व्यवस्था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के सीरीज पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र मनसबदारी, तो जिस पर राज्य सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान भी किया जाता था, जबकि उनमें से ज़्यादातर साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। समय समय का तबादला भी किया जाता रहता था। ये देखो अजमेर, आमेर, आगरा, दिल्ली, पानीपत, काबुल, कंधार, बल्ख, समरकंद, पटना, रोहतास। अकबर शासन में भूमि का विवरीकरण। आईएनए में वर्गीकरण के मापदंड की निम्नलिखित सूची दी गई है। अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया और हर एक वर्ग की जमीन के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। पौलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता। पड़ोती वह जमीन होती है जिसमें कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वो अपनी खोई ताकत वापस पा सके। चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। बंजर वह जमीन जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं हो गई है। पहले 2 प्रकार की खेती जो ज़मीन है 3 किस्में हैं, अच्छी, मध्यम और खराब। वे हर किस्म की ज़मीन के उत्पाद को जोड़ देते हैं और एक इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता है, जिसके 1/3 हिस्सा शाही मुल्क माना जाता है। ये टैक्स वैक्स लेने के तरीके हैं, इन सब सारी चीज़ें। जमा 1665 ईस्वी में अपने राजस्व अधिकारों को औरंगजेब के द्वारा दिए गए हुक्म का एक अंश है। वे परगनाओं के अमीनों को निर्देश दे के वे हर गांव, हर किसान आसिमवार के बाबत खेतों के मौजूदा हालात पता करें और बारीकी से उनकी जांच करने के बाद सरकार के वित्तीय हितों व किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा निर्धारित करें। नगद या जिन्स आईने से एक और अनुच्छेद है। अमीर गुजरात सिर्फ नकद लेने की आदत न डाले बल्कि फसल भी लेने के लिए तैयार है। यह बाद वाला तरीका कई तरह से काम में लाया जा सकता है। पहला था कणोकत। हिंदी जुबान में कण का मतलब अनाज और कुत अंदाजा को अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटना चाहिए। अच्छा मध्यम बताता है, इस तरह शक दूर करना चाहिए। अक्सर अंदाज से किया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है। दूसरा बटाई, जिसे बाहुली भी कहते हैं। फसल काट कर जमा कर लेते हैं, फिर सभी पक्षों मौजूदगी में रजामंदी में बंटवारा करते हैं। लेकिन इसमें कई समझदार निवेशकों की जरूरत पड़ती है, वरना दुष्ट बुद्धि और मक्कार धोखेबाजी नीयत रखते हैं। तीसरे खेत बटाई, जब भी बीज बोने के बाद खेत बांट लेते हैं। चौथे लांग बटाई, फसल काटने के बाद वे उसका ढेर बना लेते हैं और फिर उसे अपने में बांट लेते हैं। हर एक अपना पक्ष अपना हिस्सा कर ले जाता है और उससे मुनाफा कमाता है। अकबर जारी के चांदी के रुपये में के दोनों तरफ सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं ये। चांदी का भाव। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में एक था जो 16वीं व 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहा। ये साम्राज्य थे मिंग चीन में, सफावी ईरान में और ऑटोमन तुर्की में। इन साम्राज्य राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर बहुमती ताकत तक जमीनी व्यापार का जीवन जाल बिछाने में मदद की। खोजी यात्रा से नई दुनिया के खुलने से व्यापार यूरोप के साथ एशिया के खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई तो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत में निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। इस चांदी का बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खींच गया। ये भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। नतीजन 16 से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा खासकर चांदी के रुपये की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही। इसके साथ एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढुलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, तो दूसरी तरफ मुगल राज्यों को नकदी कर उगाने में भी आसानी हुई। अभी देखिए औरंगजेब द्वारा चांदी का सिक्का। यूरोपीय बाजार की मांग पूरा करने के लिए भांति भांति के वस्त्र उत्पादन के एक उदाहरण। सोचो कितने अच्छे वस्त्र उत्पादन होते थे और उनके देखो अंग्रेजों को चित्र बना दिया जाता तो मांग बढ़ी। इटली के एक मुसाफिर जोवान्नी कारेनी जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था ने इस बात का बड़ा सजीव चित्रण पेश किया है कि किधर चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। उसी से हमें पता चलता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नकद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। भारत में चांदी कैसे आई? जोवानी करेरी के लेख बनियर के लेख पर आधारित किया निम्नलिखित अनुसंधान पता चलता है कि मुगल साम्राज्य कितनी भारी मात्रा में बाहर से धन आ रहा था। मुगल साम्राज्य धन संपत्ति का अंदाजा लगाने के लिए पाठक इस बात पर गौर करें कि दुनिया भर में बिछरने वाला सोना चांदी आखिरकार यहीं पहुंच जाता था। यह सब जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता था और यूरोप के कई राज्यों से होते इसका थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा कई तरह की वस्तुओं के लिए तुर्की में जाता है। थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए सिमरना होते फारस पहुँचता है। चूँकि तुर्की लोग कॉफ़ी से अलग नहीं रख सकते,
जो कि ओमान और अरेबिया से आती है, और वे न ही फारस, अरेबिया, तुर्की के लोग भारत की वस्तुओं को बिना रह सकते हैं। वे मुद्रा की विशाल मात्रा लाल सागर पर बेबेल मंडल के पास स्थित मोचा भेजते हैं। इसी तरह मुद्राएं फारस की खाड़ी में स्थित बसरा जाती है। बाद में सारी संपत्ति जहाज़ों से हिंदुस्तान भेज दी जाती है। भारतीय जहाज़ों के अलावा जो डच, अंग्रेजी, पुर्तगाली जहाज़ हर साल हिंदुस्तान की वस्तु लेकर पेगू, तानसेरी, म्यांमार के से श्याम, थाईलैंड, सिलोन, श्रीलंका, याद रखना ये चीज़, मालदीव के टापू, मोजम्बिक और अन्य जगह ले जाते हैं। इन जहाज़ों को निश्चित तौर पर बहुत सारा सोना चांदी इन देशों से लेकर वहाँ हिंदुस्तान पहुँचाना पड़ता है। वो सब कुछ जो डच लोग जापान के खानों से हासिल करते हैं, देर सवेरे हिंदुस्तान चला जाता है, और यहाँ से यूरोप को जाने वाली सारी वस्तुएं, चाहे वो फ्रांस हो या इंग्लैंड हो, पुर्तगाल, सभी नकद में खरीदी जाती है, जो कि नकद वहीं हिंदुस्तान में ही रह जाता है। अबुल फजल की आईने अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण की एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, जिसके जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया। अकबर के शासन में 42 वर्ष 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। आईन इतिहास लिखने के एक ऐसे बृहत्तर परियोजना का हिस्सा था जिसकी पहले अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम अकबरनामा, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया। पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की। इन हिस्सों पर हम अध्ययनों में ज़्यादा करीबी नज़र डालेंगे। तीसरी जिल्द आईन अकबरी के शाही नियम कानून के सारांश और साम्राज्य के राजपत्र के सूरत में संकलित किया गया। आईन कई मसलों विस्तार से चर्चा करती है। दरबार, प्रशासन, सेना, संगठन, राजस्व के स्रोत, अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल और लोगों के साहित्य और सांस्कृतिक और धार्मिक रिवाज, अकबर की सरकार के तमाम विभागों के प्रांतों सूबों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के अलावा आईनी इन सूबों के बारे में पेचीदी और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी के साथ देती है। इन सूचनाओं को इकट्ठा करके उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही कवायद थे। उसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की जानकारी दी। इस तरह हमारे लिए आईने अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की खान है। फिर भी ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आईन का नजरिया क्षेत्र के बारे में केंद्र का नजरिया है। यहाँ यूँ कहे कि समाज के शीर्ष से दिखी हुई समाज की तस्वीर है। आईन ने 5 भाग दफ्तर का संकलन, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। मंजिली आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रखरखाव से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरा भाग सिपाही आबादी, सैनिकों, नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में। इस भाग में शाही अफसरों, मनसबदार, विद्वानों, कवियों और कलाकारों की संक्षिप्त जानकारियाँ शामिल है। तीसरा मुल्क आबादी में भाग है, जो साम्राज्य प्रांतों के वित्तीय पहलुओं, राजस्व की दरों के आंकड़ों की विशेष जानकारी देने के 12 प्रांतों को बयान देता है। इस खंड में सांख्यिकी सूचनाएं तफसील से दी गई है, जिसमें सूबा और उनकी तमाम प्रशासनिक वित्तीय इकाइयाँ, सरकार, परगना और महल के भौगोलिक स्थलाकृति और आर्थिक रेखाचित्र भी शामिल है। इस खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व भी दी गई है। सूबा स्तर की विशेष जानकारी बाद आईने हमें सूबा के नीचे के इकाई सरकार के बारे में विस्तार से बताती है। सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई है। यहाँ तालिका में 8 खाने हैं जो है निम्नलिखित सूचनाएं देते हैं: परगनात, महल, किला, अराजी और ज़मीनें, पाईमुद, मापे गए इलाके, नकदी, नकद निर्धारित राजस्व, सुवीरगुल, दान में दिया गया राजस्व अनुदान, जमींदार खाने, 7 और 8 में जमींदार की जाति है, उनके घुड़सवार, सेपल पिदाई, सिपाही, प्यादा व हाथी फील्ड सहित उनके फौज की जानकारी दी गई है। मुल्क आबादी उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत आकर्षक पेचीदा चित्र पेश करती है। चौथी और 5वीं किताब दफ्तर भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक़ रखती है, और इनके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी है। कोई काम का नहीं। कुछ की स्मृति, गुलाब बाग की सिंचाई। नीचे दिए गए अंश में अबुल फजल ने बड़े शब्दार्थ पर खुलासा किया कि उसने कैसे और किन से अपनी सूचनाएं हासिल की है। अबुल फजल वलद मुबारक का ये शानदार हुक्म दिया गया: शानदार घटनाओं राज्य क्षेत्र के अधीन करने वाली हमारी फतहों के दास्तान ईमानदारी की कलम से लिखो। तसल्ली से मैंने काफ़ी खोजबीन और मेहनत करके महामहिम की गतिविधियों के सबूत और दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, और बहुत समय तक राज्य के मुलाजिमों व शाही परिवार के सदस्यों के साथ जवाब तलब किया है। और मैंने सच बोलने वाले, समझदार बुजुर्गों, फुर्तीले दिमाग वाले, सत्यकर्मी जवानों दोनों की बातों को परखा और उनके बयानों को लिखित रूप से दर्ज किया है। सुबह को शाही हुक्म जारी किया गया है कि पुरानी मुलाजिमों में जिस किसी को बीते वक्त की घटनाएं याद हो, पूरे विश्वास के साथ या मामूली शक के साथ भी वे अपने स्मरण को लिखे और उसे दरबार भेज दें। फिर उस पाक मौजूदगी के एक कक्ष से और एक हुक्म रोशन हुआ, और यह है कि जो सामग्री जमा की जाए उसे शाही मौजूदगी में पढ़कर सुनाया जाए, और बाद में जो कुछ भी लिखा जाना उसे उस महान किताब में परिशिष्ट की शक्ल में जोड़ दिया जाए। और ऐसे बेरे जो जांच पड़ताल की बारीकियों की वजह से या मामलों की बारीकियों की वजह से उसी समय अंजाम तक नहीं लाया जा सके, उन्हें बाद में दर्ज करूँ। ईश्वरीय अध्यादेश का खुलासा करने वाले इस शाही हुक्म की वजह से अपनी गुप्त फिक्र से राहत पाकर मैंने ऐसे कच्चे पारों को लिखने की शुरुआत की है। इसमें शैली विन्यास की खूबसूरती नहीं थी। मैंने इलाही संबंध के
19 साल से जब महामहिम की दानिश समन नकल से दस्तावेज दफ्तर स्थापित किए हैं, घटनाओं का इतिहास पढ़ते हासिल किया, उसके पूरे पन्नों में से मैंने कई मामलों का ब्यौरा पाया है। काफ़ी तकलीफ़ें उठाकर उन सभी हुक्मों को मूल प्रति या नकल हासिल की गई है जो राज्य पे से लेकर आज तक सुबह के लिए जारी किए गए थे। काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए मैंने उनमें से कई रिपोर्टों को शामिल किया जो साम्राज्य के विभिन्न विभागों से दूसरे देशों में घटी घटनाओं के बारे में थी, जिन्हें उच्च अफसरों और मंत्रियों ने भेजा था। जवाब तलब व खोजबीन के तंत्र से मेरी मेहनत पसंद रोज संतुष्ट हो गई। बड़ी गंभीरता के साथ मैंने कच्चे मसौदे ज्ञान पत्र हासिल किए जो जानकर दूरदर्शी लोगों ने लिखे। इन तरीके को स्मृति इस गुलाब बाग अकबरनामा को सींचने और नमी देने के लिए मैंने हौज बनाया है। कोई मतलब नहीं है फालतू में। चलो आखिर में एंड हो ही गया। आयन का अनुवाद आयन के अहमियत की वजह से कई विद्वानों से अनुवाद कराए। हेनरी बलकॉम ने इसे संपादित किया और कलकत्ता आज का कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी ने इसे अपनी बिब्लियोथेका श्रृंखला में इसे छापा। इस किताब को 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद भी किया। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लैकमोन का कलकत्ता 78, बाकी 2 खंडों के अनुवाद HS थ्रेट ने किए। हालांकि बादशाह अकबर के शासन की सहूलियत के लिए आयन का आधिकारिक तौर पर विस्तृत सूचनाएं जमा करने के लिए प्रायोजित किया गया था। फिर भी किताब आधिकारिक दस्तावेजों को महज नकल से कहीं बढ़ी कर थी। हम जानते हैं कि इसकी पांडुलिपि को लेखक 5 बार संशोधित किया गया। इससे ऐसा लगता है कि प्रामाणिकता के खोज में अबुल फजल काफ़ी सावधानी बरत रहे थे। उदाहरण के तौर पर मौखिक बयानों के तथ्य के रूप में इस किताब में शामिल करने से पहले उन्हें अन्य स्रोतों से उसकी असलियत और सच्चाई पुष्ट करने की कोशिश की जाती है। सांख्यिक वाले खंडों में सभी आंकड़ों के अंकों के साथ शब्दों में भी लिखा गया ताकि बाद में प्रति में नकल की गलतियाँ कम से कम हो। फिर भी जिन इतिहासकारों ने ध्यान से आयन का अध्ययन किया वे बताते हैं कि ये ग्रंथ पूरी तरह समस्या से परे नहीं है। जोड़ करने की कई गलतियाँ पाई गई। ऐसा माना जाता है कि या तो वे अंकगणित की छोटी मोटी चूक है या फिर नकल उतारने के दौरान अबुल फजल के सहयोग की एक भूल। आमतौर पर गलतियाँ मामूली है और एक व्यापक स्तर पर कबीलों के आंकड़ों की सच्चाई को कम नहीं करती है। आयन की एक और सीमा यह है कि इसके संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं। सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए। मसलन जहाँ कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति की मुख्तलिफ विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई, बंगाल उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएं मौजूद नहीं है। इसी तरह जहाँ सूबों से लेकर राजकोषीय आंकड़े बड़ी तफसील से दिए गए हैं वह उन्हीं इलाकों में कीमतें और मध्यवर्ग जैसे इतने ही महत्वपूर्ण मानदंड इतने अच्छे से दर्ज नहीं किए गए। कीमतें मध्यवर्ग दरों की जो विस्तृत सूचना आईनी में दी गई है वह भी साम्राज्य राजधानी आगरा इसके इर्द गिर्द के इलाकों से ली गई है। जाहिर है देश के बाकी हिस्सों के लिए भी इन आंकड़ों की प्रासंगिकता सीमित है। इन सीमाओं के बावजूद आयन ने अपने समय के लिए एक असामान्य व अनोखा दस्तावेज है। मुगल साम्राज्य गठन उसकी संरचना को मंत्रमुग्ध करने वाली झलकियाँ दिखाकर और उसके बाशिंदा उत्पादों के बारे में सांख्यिकी आंकड़े देकर अबुल फजल मध्यकालीन इतिहासकारों को अब तक प्रचलित परंपराओं से कहीं आगे निकल गए और यह निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि थी। गौरतलब है कि मध्यकालीन भारत में अबुल फजल से पहले के इतिहास का ज़्यादातर राजनीतिक वारदातों के बारे में ही लिखते थे। जंग फतह, साजिश, सियासी साजिशें या वन से उथल पुथल। देश उसके लोग या उत्पादों को जिक्र गाय बगाए प्रसंग वंशी आता था और वहीं एक वैसे लेख शासक के रूप में जिसकी दिशा मूलतः राजनीति होती थी। बाद के लोगों मुगल साम्राज्य के बारे में विशेष सूचनाएं दर्ज करके आईने ने स्थापित परंपरा को पीछे छोड़ दिया। इस तरह सदी के मुहाने में भारत के अध्ययन के लिए एक संदर्भ बिंदु बन गया जहाँ तक कृषि संबंधों का सवाल आयन के सांख्यिकी सबूतों का अहमियत नीतियों के परे है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण लोग इनके पैसा व्यवसाय साम्राज्यिक व्यवस्था और उसके उच्चदारी के बारे में जो सूचनाएं ग्रंथ मुहैया कराता है उनकी मदद से इतिहास का समकालीन भारत के सामाजिक ताने बाने के इतिहास पुनः रचते हैं। मैं फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक आध क्वेश्चन पूछा गया है। अरे एक बार पढ़ के आप चीज़ें निकाल सकते हो काम की। 1526 दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी पानीपत से हरा का बाबर मुगल बादशाह बना। ये पीछे क्वेश्चन पूछा। 1540 में हुमायूं के शासन का पहला चरण। 4055 शेरशाह से हार का हुमायूं सफाई दरबार में प्रवासी बनकर रहता। 1555 हुमायूं कोई राज्य फिर से हासिल करता। 1556 से 605 अकबर का शासनकाल, फिर जहांगीर का शासनकाल आता है, फिर शाहजहाँ का शासनकाल, फिर औरंगजेब का शासनकाल। नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता, दिल्ली को लूटता। 1761 में अहमद शाह अब्दाली पानीपत से मराठा को हराता है। बंगाल जीवन अधिकारी श्रेणी को अपने शब्द दिए जाते हैं। 1857 अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अंग्रेज अधिकार हटा देते हैं, देश से निकाल कर रंगून आगे म्यांमार में इसको भेज देते हैं। ऐसे करके ये चैप्टर खत्म हुआ। अब अपना एक चैप्टर बचा है लास्ट का, शासक रीतिवती मुगल दरबार लगभग 17वीं से 16वीं शताब्दी। तो इसको अगले क्लास में अपन करेंगे कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।